अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। अब बात करते हैं दाखिली सियासत की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान किया है कि इमरान खान रिहाई फ़ोर्स कायम की जाएगी। उन्होंने बताया कि रिक्रूटमेंट होगी नौजवानों की पूरे मुल्क से और मेंबरशिप बाकायदा होगी और बाज़ाब्ता तौर पे हल्फ भी लिया जाएगा इन नौजवानों से। एक मजबूत चेन ऑफ कमांड तश्कील दी जाएगी जो कि खान साहब की रिहाई के लिए इस फोर्स की कमांड करेगी। इसके ऊपर भी तज्जिया तबसर अपने तज्जियाकारों से लेंगे कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ठीक है या नहीं है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली इसी के ऊपर गुज़श्ता रोज़ हामिद मीर साहब के साथ बात करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने इशारा किया कि खान साहब को जेल के अंदर तफसीलात सही नहीं मिल रही कि बाहर हालात क्या हैं। खान साहब को मिसगाइड किया जा रहा है। उनको ये बताया जाता है कि शायद बाहर सब उनके पीछे हैं, इनकलाब आ जाएगा उनकी एक कॉल के ऊपर, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। लेकिन मामला तो ऐसे नहीं है बाहर। राना साहब ने क्या कहा, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिए पहले। उनको एक तरफ से तो ये फीड किया जा रहा था कि जी बस इनकलाब आ गया, दुनिया जो है वो बिल्कुल सारा मुल्क जो है वो आपके लिए निकलने और इस्लामाबाद का घराव करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ उनको एक वाइज जो है वो एडवाइस दी जा रही थी और मोहसिन नकवी साहब उसमें जो है वो यानी इनके साथ बराह रास्त गुफ्तगू में शामिल थे कि आप ऐसा ना करें, इस्लामाबाद की तरफ डी चौक की तरफ ना जाएं और आप इधर संगजानी बैठ के साथ आपके साथ बात करते हैं। तो इमरान खान साहब पहले इस बात के ऊपर रजामंद हो गए। रजामंद होने के बाद फिर दोबारा वो जो है वो बैकआउट किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है ना वो बुशरा बेगम साहबा फैसला करेंगी। तो उन्होंने फिर फैसला ये किया कि जी मैंने जो है वो डी चौक ही जाना है। राना साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अली अमीन गंडापुर साहब भी कमो बेश यही बात कह चुके हैं 2 रोज़ पहले एक इंटरव्यू में, जहां पर वो ये कहते हैं कि खान साहब को जेल के अंदर इतलात सही नहीं मिल रही, ज़ाती एजेंडाज को पसू किया जा रहा है खान साहब की रिहाई को पसे पुश डालकर। गुफ्तगू का आगाज़ इस सवाल से करते हैं कि क्या राना साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, उसमें वज़न है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सारी डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, महमद सरफराज साहब और उमर शीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। उमर शीमा साहब, आपसे शुरू करेंगे सर। हमने बहरहा इस बात के ऊपर डिस्कशन भी की है, तज्जिए तबसरे भी होते रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर जहां पर हुकूमत से ख़ुद ये बात कही जा रही है कि खान साहब से कहीं ना कहीं फ़हम तफ़हीम की कोशिश हो रही थी, लचक भी दिखाई जा रही थी सिस्टम की तरफ से, लेकिन फिर खान साहब को ये कहा जाता था कि बाहर तो इनकलाब आ गया है, बाहर तो आपके हक़ में सब कुछ होने जा रहा है अगर मुज़ाहमत हुई तो ये क्या आप समझते हैं ये वाकई में जैसे राना साहब कह रहे हैं मिसगाइड किया जा रहा था, और इस पॉइंट पे इस इंकशाफ की सिग्निफिकेंस क्या है? जो राना साहब बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है कि ये पहले भी वो बात कर चुके हैं कि ओवरऑल इमरान खान किस वजह से मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहे। अब ये है कि अगर तो इमरान खान राना साहब की जगह पे होते तो वो इस तरह की बातें ही ना करते। वो कहते हैं कि हमने इनको करप्शन के केस में रखा हुआ है और ये हमसे एनआरओ चाहते हैं, हम इनको एनआरओ देने को तैयार नहीं है। इस टाइम जो एनआरओ देने वाले हैं वो इस टाइम खुद जेल में हैं और ये जो बाहर हैं ये अभी भी उनसे एनआरओ की ही बात कर रहे होते हैं कि आए कोई एनआरओ साइन करते हैं। इससे इनका एक तो पहली बात तो ये है कि इनका अपना मौकफ कमजोर होता है, उससे एक और ये तासर मजबूत होता है कि इमरान खान पर कोई करप्शन के इल्जाम नहीं है, कोई किसी जुर्म की बुनियाद पे वो जेल में नहीं है, वो एक सियासी इख्तलाफ राय की वजह से जेल में है। वो मौजूदा जो एक रजीम है या इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ इख्तलाफ की वजह से, जुर्रत इख्तलाफ की वजह से जेल में है। उन पर जो बाकी केस हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। इनफैक्ट दूसरे अल्फाज में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी बात का ये मतलब है। जहां तक वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान लचक क्यों नहीं दिखा रहे, ये एक दूसरा पहलू है। अब वो क्यों लचक नहीं दिखा रहे कि इमरान खान पहले नंबर पे तो वो इन सब को अपने लेवल का नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि आपको याद होगा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, इवन जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे, तो तब भी जो मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते करने होते थे वो उनकी जो एक सेकंड टीयर लीडरशिप है वो कर रही होती थी। वो इमरान खान बजाते खुद राब्तों में मुलव्वस नहीं होते थे। दूसरी बात यह है, वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी उनका यही मजाज था। वो आज भी इनके साथ अपना मुआवजना नहीं समझते। जिनके साथ वो अपना मुआवजना समझते हैं, जिनको वो अपना पोटेंशियल पार्टनर समझते हैं,
वो उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। अब वो क्यों तैयार नहीं है? क्या ये एक बड़ी हाई स्टेक गेम है, वो इन पर ट्रस्ट नहीं करते, या क्या वजह है? और दूसरा मामला यह है कि जो ऑब्वियसली जो लोग उनको आकर कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? क्या वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं या कि उनका मोरल हाई कर रहे हैं? एक ये भी इसको देखने का एक ये भी तरीका है कि इमरान खान को जाकर बताएं कि खान साहब, आप अगर जेल में हैं तो आप ये समझें कि लोग भी बाहर सोए नहीं हुए, यानी कि वो भी कोई जश्न नहीं मना रहे, वो भी यानी कि आपके साथ खड़े हैं, उनका दिल भी आपके साथ धड़कता है। तो अगर इमरान खान को इस तरह की वाइब्स जाती हैं तो डेफिनेटली इमरान खान का एक रिजॉल्व है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसके मौकफ में और ज्यादा बेहतरी है, यानी कि एक स्ट्रेंथ आएगी। तो मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें हैं, एक नंबर वन कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बात बन नहीं पा रही, और दूसरा यह है कि जो मुज़ाकरात करने आते हैं, जो ये कहते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आप हमसे नहीं मुज़ाकरात करें, अगर आपने करना है तो सियासी क़यादत से करें, उनको वो इस अहल ही नहीं समझते। वो नहीं समझते थी कि मेरा इनके साथ को मुआवजना बनता है या इनके पास कोई इख्तियार है। वो समझते हैं कि ये बी टीम है, ये एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन के मेरे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, मैं बी टीम के साथ करना नहीं चाहता, मैंने तो ए टीम के साथ करने हैं। तो ओवरऑल जो राना साहब की गुफ्तगू है, मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान के मौकफ की तायद है, उससे मौजूदा हुकूमत की अपनी कमजोरी शो होती है, उससे इमरान खान की एक स्ट्रेंथ शो होती है। रियली आपने बड़ी दिलचस्प बात की जहां पर आप ये कहते हैं कि मिस गाइड करने के अलावा ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं खान साहब का मोराल बुलंद करने के लिए उनको जेल में कहा जाता हो कि खान साहब बाहर आपकी बड़ी इस वक्त इनकलाब आने को तैयार है और आपके पीछे लोग खड़े हैं। मज़हर अब्बास साहब, क्या समझते हैं जब इस तरह की सिचुएशन हो, जब लीडर पाबंद सलासल हो, उसके पास बाहर से कोई इतलात ना आ रही हो, सियासी स्ट्रैटेजी का सारा महवर भी उसी लीडर की कमांड पे रुका हुआ हुआ, तो ऐसे में क्या एहतियात बरतनी चाहिए? क्या ये ज़्यादा मिसगाइडेंस का केस है या आपको लगता है कि लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है, क्या है? देखिए, सही बात तो ये है कि हम में से किसी को नहीं पता कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। और अभी खुद राना सनाउल्लाह के बयान पे फैसल वाडा साहब का भी मैं बयान देख रहा था कि जी ये बताएं कहाँ डील की बात हुई है, किससे हुई है, किधर हुई है, ये हवा में बातें नहीं किया करें। अब ये फैसल वाडा साहब राना सनाउल्लाह के बयान पर रिएक्ट कर रहे हैं। उसमें जो आदमी जेल में है उसे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। जाहिर है उस तरह की मैसेजिंग नहीं हो पा रही इमरान खान साहब की जिस तरह की पहले शायद कुछ अरसे पहले होती थी, अब बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो माजी में हमने देखी है। ये रिहाई कमेटी वगैरह, देखिए मैंने कल भी एक जगह ये बात की थी कि पीपल्स पार्टी भुट्टो को रिहा नहीं करवा पाई और पीटीआई जो है इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवा पा रही। पीपल्स पार्टी के जमाने में भी एक शहरी एक्शन कमेटी बनी थी, चूंकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, उस वक्त की जो लीडरशिप थी वो बिल्कुल नाकाम हो रही थी और वो पार्टी के वर्कर्स को यही कह रहे थे कि आप लोग इंतजार करें, हम देंगे, कॉल देंगे, और वो कॉल कभी भी नहीं आई। तो उसकी वजह से वो एक्शन कमेटी बनी थी, उसने फिर बहुत सी गिरफ्तारियां दी, खुदसोजी की, हर तरह के एक जो फ्रस्ट्रेटेड तरीका होता है। यहाँ बिल्कुल मुझे आइडेंटिकल सिचुएशन लग रही है कि पीटीआई की लीडरशिप कोई भी चीज नहीं कर पा रही। उनकी जिस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का मसला ये है कि बज़ाहिर तो उनकी सेंट्रल कमेटीज मौजूद होती हैं लेकिन वो दरअसल कहीं नहीं होती। मुस्लिम लीग की आप बताएं, मुस्लिम लीग की आखिरी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास कब हुआ था? इसी तरह ये जो चीज इस वक्त जो हो रही है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की बात सुन लें, उन्होंने इतने अरसे बाद ये बात की, ये आज से इससे पहले कोई बात उन्होंने ये नहीं की। तो अली अमीन गंडापुर की बात पर मैं कैसे यकीन कर लूंगी वो जो बात कह रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं? उसमें पीटीआई कंप्लीट कंफ्यूजन में है और दो किश्तियों पे सवार है। एक किश्तियों पे वो पीटीआई का वर्कर है जो चाहता है कि इमरान खान के लिए कॉल दी जाए, लॉन्ग मार्च किया जाए, धरने दिए जाएं, एक ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि इमरान खान साहब रिहा हो जाए। दूसरी कश्ती पे सवार वो लोग हैं जो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, वो पार्लियामेंट के भी वो उसमें उधर वो कर रहे हैं, उसमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और ये सारे लोग हैं उसके अंदर। तीसरा जो जिसके बीच में है वो अलीमा खान है कि अलीमा खान बज़ाहिर तो वो इमरान खान के लिए वो ये कहती है कि मेरा पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है,
लेकिन उनका हर बयान जो है, उनका जो भी बयान होता है, वो पूरी पीटीआई की लीडरशिप पर भारी होता है, और उस बयान को सपोर्ट मिलती है, सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट मिलती है, और पीटीआई का वर्कर भी उसको भी जोश आता है। ये मुझे नहीं लगता कि रिहाई कमेटी कुछ रिहा करवा पाएगी। ये अगेन एक एक वही एक्सरसाइज है, जिस तरह कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट, अभी तक हमने नहीं देखा स्ट्रीट मूवमेंट चली। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत भी कोई खास चीज हमें नजर नहीं आई कि कोई साई खास सियासी लमर। तो जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, वो पीटीआई नहीं चला पा रही। अब ये जो चीजें हैं, इमरान खान जो है, मुझे लगता है कि उनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि वो बहुत तवक्को रख रहे थे कि लोग निकलेंगे और पीटीआई जो है वो उनके जो लोग हैं वो पूरा एक एक्शन प्लान बनाएंगे, और उसके बाद जाहिर है दबाव होता है तो मुज़ाकरात होते हैं। जब तक दबाव नहीं बढ़ेगा तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात होते ही उस सूरत में हैं जब आप एक दबाव बढ़ाते हैं। क्या समझते हैं ये जो अब रिहाई फोर्स की तरफ जाने की बात हो रही है, और इससे तो ऐसा लग रहा है, या एटलीस्ट जो बयानात सामने आए हैं, कि कोई स्ट्रीट मूवमेंट होगी, नौजवानों में ज़रा जोश और वलवला, कोई जिस तरह एहतजाज वगैरह हम देखते हैं वो होगा। क्या क्या आप समझते हैं? मैं इस वक्त ये बात नहीं करना चाह रहा, ये मुझे बहुत डेंजरस सी मूव लग रही है। सर उन्होंने ऐलान कर दिया, बिल्कुल बात कर सकते हैं खुल के। आई थिंक हम तो नहीं, रिहाई कमेटी नहीं, रिहाई कमेटी के जो प्लान है। सर रिहाई कमेटी नहीं, रिहाई फोर्स कहा है इन लोगों ने, कमेटी रिहाई फोर्स। चले रिहाई फोर्स कर लें। रिहाई, अब फोर्स क्या चीज होती है? वो कह रहे हैं मुल्क भर से नौजवानों को मेंबरशिप देंगे, बाज़ाब्ता तौर पे हल्फ लेंगे। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं वो उस तरह की मैं बात करना नहीं चाह रहा ना। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये डेंजरस मूव है, ये जिसकी भी मूव है, ये एक डेंजरस मूव है, और इसका नुकसान पीटीआई को होगा, बहुत ज्यादा होगा पीटीआई को इसका नुकसान। और खुद पीटीआई के बहुत से लोग जो है इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं। अगेन पीटीआई कंफ्यूज है। अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, सुहेल आफरीदी, ये सब साथ बैठे, कोई ना कोई एक चीज तो कहें, मुख्तलिफ वर्कर्स को, अपने वर्कर्स को कंफ्यूज करें। तो पीटीआई कहते हैं ना, दबाव बनाए बगैर तो फिर मुज़ाकरात या रिहाई तक बात नहीं जाती। वो दबाव कैसे बनाया जाए, अब वो भी एक सवाल है। महमल की तरफ कंप्लीट बिसरे ना, जब तक आप एक मूवमेंट नहीं बिल्ड करेंगे जो नहीं बिल्ड कर पा रही है, और उसमें उनकी ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस हैं, ठीक है। उसके बगैर गवर्नमेंट तो छोड़े, एस्टैब्लिशमेंट पे क्या प्रेशर है? आप प्रेशर बना ही नहीं पा रहे एस्टैब्लिशमेंट पर। सही। तो एस्टैब्लिशमेंट को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वो उनका एक सिस्टम चल रहा है, वो चलने देंगे और कंसोलिडेट करेंगे। गवर्नमेंट इररेलेवेंट है इस पूरी सूरत हाल में। अच्छा महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? खासकर टास्क फोर्स की इस वक्त रेलेवेंस बताइएगा। क्या आप समझती हैं कि ये आगे बढ़ने के लिए क्या ये आखिरी पत्ता रह गया था, या ये सही मूव है? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि जो बातें अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, ऑब्वियसली ही वाज प्रिवी टू अ लॉट ऑफ स्टफ जो उस वक्त हो रहा था, ख़ासतौर पे इलेक्शंस के बाद, और जब तक वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं। तो उन्होंने जो बातें की उसके अंदर बिल्कुल वज़न नज़र आता है। फिर राना सनाउल्लाह भी कमोबेश वही बातें जो हैं वही रिपीट कर रहे हैं। असल में अगर आप अलीना देखें, पीटीआई की जो एक स्ट्रैटेजी रही है, और ये हमने देखा है जब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ भी थी तब भी उनको लगता था कि प्रोटेस्ट और इस तरह के धरने देकर, और ये जो है केओस वगैरह से प्रेशर पड़ता है उस दौर की हुकूमत के ऊपर। लेकिन अब तो इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ नहीं है, लेकिन उनका अभी भी जो एक उनकी पार्टी की तरफ से आता है वो यही है कि प्रोटेस्ट कर लें, धरने दे दें, बंद कर दें, सड़कें बंद कर दें, ये वाली जो चीज़ें। लेकिन हमने देखा अलीना कि वो खा 9 मई हो या वो 26 नवंबर हो, उसकी जो कल्मिनेशन हुई वो बड़ी ट्रैजिक तरीके से जो हुई, यानी कि ये चीज़। और उसके बाद हमने देखा कि इनकी स्ट्रीट पावर, या इनकी जो आप कह लें कि जो मूवमेंट और प्रोटेस्ट में भी वो स्ट्रेंथ नहीं रही, जिसकी वजह से अब हुकूमत के ऊपर भी इन प्रोटेस्ट का कोई प्रेशर नहीं है। आप अभी भी देख लें, खान साहब जो हैं, जैसा मैंने पहले भी इस पे बात की थी कि खान साहब बीमार हैं, लेकिन उनकी फैमिली को या किसी को एक्सेस ही नहीं दी जा रही, क्योंकि इन चीज़ों का प्रेशर नहीं है। अब होता क्या है लीना, अगर आप पीटीआई की लीडरशिप से आप प्राइवेटली बात करें, बहुत सारे पीटीआई के आप पार्टी के लोगों से आप ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करें, तो वो यही कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए।
और वो ये बात भी कहते हैं कि हम लोग हॉस्टेज हैं सोशल मीडिया के, पीटीआई की जो सोशल मीडिया है उसके हम हॉस्टेज हैं, उसका प्रेशर होता है। क्योंकि देखिए तरह तरह के फिर इल्ज़ाम भी लगते हैं। इवन खान साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर जो है अपने कुछ लोगों को मीर जाफर, मीर सादिक तक कह दिया था। तो वो पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि हमारी लॉयल्टी हर मोड़ के ऊपर क्वेश्चन हो रही होती है। हालांकि हमने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, कुछ लोग जेल भी गए हैं, कईयों के कारोबार जो है वो तबाह हो गए, वैसे भी हरासमेंट और इन चीज़ों का उनको सामना भी करना पड़ता है। उसके बावजूद जो है एक सोशल मीडिया का प्रेशर उनके ऊपर रहता है और तरह तरह की बातें जो है वो फिर बाद में सामने भी आती हैं। अब इसका जो है यानी कि बेसिकली पीटीआई ने खुद और इमरान खान साहब ने खुद जो एक डील को या एनआरओ को एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे दी कि यानी अगर कोई चीज़ ऑफर होती है, मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी आपको जब बताया था कि जब मई 2022 के अंदर इनको इलेक्शंस ऑफर हो रहे थे तो उन्होंने कहा ऐसा ना लगे कि डील की वजह से जो है ये इलेक्शंस हुए हैं तो वो लॉन्ग मार्च लेकर निकले और फिर वो उनको खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। तो ये जो पूरा तासुर के जी हम कोई ऑफर नहीं लेना चाहते या हम कोई डील, ये कोई साइन ऑफ वीकनेस है। हालांकि अलीना यहाँ पर बहुत दफा बात हो चुकी है और सियासतदान भी, इवन राना सनाउल्लाह साहब ने भी जिस तरह मियां नवाज शरीफ की एग्जांपल दी है, वो यही है कि सियासतदान कोई वे आउट ढूंढता है और वो डायलॉग या मुज़ाकरात के थ्रू ही होता है, तभी जाके कोई आगे जाकर कोई डील होती है, कोई रिलीफ होता है, कोई दरमियाना रास्ता निकलता है। और ये खाली को मियां नवाज शरीफ साहब की बात नहीं है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी, उनका भी हमने ऐसे ही देखा था कि जब उनकी मुशर्रफ दौर के अंदर भी जो वापसी हुई जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ सके थे, वो यही होता है, बैकडोर निगोशिएशंस होती हैं, कोई ना कोई चीज़ होती है। अभी भी अगर आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो नीचे लाना है और इसीलिए जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप को जो मैंडेट दिया है खान साहब ने, वो अचकज़ई साहब हो या लामा राजा, नासिर अब्बास साहब हो, उनको मुज़ाकरात का ही मैंडेट दिया। और पीटीआई के लोग जो हैं वो ये बात कहते भी है लीना, हम भी इधर पहले भी ये बात बता चुके हैं कि पीटीआई के लोग अगर खुद मुज़ाकरात या इस तरह की कोई बात करें ना तो उनके ऊपर सोशल मीडिया पे अटैक शुरू हो जाते हैं। उनको ट्रेटर कहा जाता है या ये कहा जाता है कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं और इनका तो जो है यानी कि ये इमरान खान साहब के साथ लॉयल नहीं है। तो इस वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलैश आता है। इसलिए ये भी एक चीज़ है कि टीटीएपी की लीडरशिप है वो शायद मुज़ाकरात कर सके। तो मेरे ख्याल में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इनको बैठकर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। उसका ये मतलब नहीं होगा कि कोई फौरी खान साहब की रिहाई हो जाएगी या कोई फौरी रिलीफ मिलेगा। लीना, आप कह रही लगता है ना, एक स्टेजेस होती हैं। नहीं, एब्सोल्युटली, नहीं, तो आप कह रही हैं राइटली सो, कि अगर हुकूमत बिल्कुल सही है मैम, मेक सेंस। लेकिन जैसे अभी उमर चीमा साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब का ये आकर कहना ही शोज साइन ऑफ वीकनेस हुकूमत की। वो कह रहे हैं कि इससे तासुर ये जाता है कि खान साहब के ऊपर जो केसेस बने हुए हैं वो सारे के सारे बोगस हैं। इससे तासुर ये जाता है कि कहीं ना कहीं डील के ज़रिए चीज़ें सॉर्ट थ्रू हो सकती हैं। तो फिर तो खान साहब को और ज़्यादा उनके बयानिए को और ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। लेकिन लीना, उसका फिर एंड रिजल्ट क्या होगा कि कोई अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, तो कोई वे आउट नहीं होगी, तो खान साहब जो हैं वो सिर्फ मतलब ये तो फिर एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए पता नहीं यानी कि वो जेल के अंदर ही रहेंगे या उनकी पार्टी जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकली साइडलाइन हो जाएगी या दीवार से लगी रहेगी। हम तो यहाँ पर बात ही ये कर रहे हैं कि देखिए जो केसेस चल रहे हैं वो तो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर होने चाहिए। लेकिन ये है कि जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी की बिल्कुल स्पेस नहीं रहेगी। खान साहब भी देखिए, जिस तरह मैं अभी कहूं, मसले और अभी भी उनकी फैमिली को एक्सेस नहीं दी जा रही, किस वजह से नहीं दी जा रही। मैं चीमा साहब के पास इसके जवाब के लिए जाती हूँ। पहले मोहम्मद अली साहब को शामिल करते हैं गुफ्तगू में। मोहम्मद अली साहब, एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगे ही। ये बताएं, जब इस तरह के मुश्किल सिचुएशंस बन जाती हैं तो पार्टी के लिए या पार्टीज़ के लिए क्या बेहतर होता है? क्या अपने जो ईथॉस है, जो बुनियादी आपके उसूल होते हैं पार्टी के, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना बेहतर होता है फॉर अ गेन जो आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा होता है, या फिर आप ईथॉस के ऊपर डटे रहें चाहे आपका पॉलिटिकली बड़ा नुकसान हो रहा हो एविडेंटली? देखें, मुख्तसर जवाब तो इसका ये है कि क्या आप इस जमात को एक नज़रियाती पार्टी समझती हैं? उनकी कोई आइडियोलॉजी है, उनका कोई आइडियोलॉजिकल एजेंडा है जिसके लिए वो खड़े हैं? तो मतलब इसके लिए तो शायद अभी इतना वक्त नहीं है, लेकिन अगर डिटेल में देखा जाए तो मतलब संजीदा अंदाज में हमने पहले भी इस प्रोग्राम में ये बात की है कि पॉलिटिकल साइंस की तारीख में पीटीआई के मैनिफेस्टो और एजेंडे को कोई ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिएगा। ये बहुत पॉपुलर पार्टी है। देखिए, अर्बन मिडिल क्लास
लोग जो हैं, यूथ जो हैं, वो उसके नैरेटिव जो है उससे काफ़ी असर लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और खान साहब की पर्सनैलिटी भी बड़ी करिज्मेटिक रही है, और तो वो एक अलग पहलू है। लेकिन जिस तरह एक नज़रियाती पार्टी होती है किसी भी मुल्क की, चाहे वो राइट ऑफ सेंटर हो, लेफ्ट ऑफ सेंटर हो, उसका एक एजेंडा होता है, एक नज़रिया होता है और उसी के लिहाज से वो अपनी खारजा, दिफाई, माशी पॉलिसी, महंगाई, उसके हल भी उसी नजरिए के तहत पेश करती है। तो ऐसा मामला तो नहीं है। अच्छा, क्विकली मैं एक एक पहले तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर कर लूं और फिर तजिया भी आपको दे देता हूं। देखें, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। राना साहब ने जो बात की है, इसको कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। ये कोई मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने नकवी साहब के हवाले से बात नहीं की है। ये इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। ये मुज़ाकरात कोई खान साहब की रिहाई या रिलीफ के हवाले से बात नहीं हो रही थी। बात सिर्फ यहां तक महदूद थी कि जनाब उन्होंने जो प्रोटेस्ट करना है उसका वेन्यू क्या होगा, इसके ऊपर बात हो रही थी। और जो राना साहब ने कहा उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि राना साहब ये कह रहे हैं कि भाई नकवी साहब ने ये जाके बात की है कि भाई आप डी चौक पे ना जाएं, शहर को बंद ना करें, फलाना जगह चले जाएं। तो उस पे खान साहब ने कहा कि नहीं, ये बुशरा बीबी ने इस पे फैसला करना है। तो द पॉइंट इज नॉट के इशू ये नहीं है कि खान साहब को हुकूमत या रियासत जो है वो कोई रिलीफ देना चाहती है और उसके ऊपर निगोशिएट भी करना चाहती है। वो सिर्फ जिस तरह महमद ने भी कहा कि जब एक बड़ी रैली इस्लामाबाद आ रही है और तो उसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे उसको वेन्यू देना है, उस तक बात महदूद थी। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है रियासत की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ना रियासत की ख्वाहिश है और ना हुकूमत जो है वो रियासत की ख्वाहिश के खिलाफ जाना अफोर्ड कर सकती है। लेट मी फ्रैंकली टेल यू कि जी वो ये भी मुमकिन नहीं है कि सियासतदान जो है वो खान साहब से किसी चीज पे मुज़ाकरात कर लें, और वो उससे बिल्कुल जिस तरह भी कहा भी गया उससे तो फिर पूरा जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं और जो सजा है वो तो डीलेजिटिमाइज हो जाएगी। इसका मतलब भी ये तो सारा सियासी ढोंग था, वो अदालती कार्रवाई तो ठीक नहीं थी, इसका मतलब है। तो वो आप अपने ही लीगल स्टांस को और नैरेटिव को हुकूमत और रियासत कमजोर करेगी जिसमें उनका कोई मफाद और इंसेंटिव नहीं है। अच्छा, दूसरी बात देखें, खान साहब को ना 6 किस्म की राय मिल रही है। खान साहब जो है 2 राय उनको फैमिली की जानिब से मिल रही है। उनकी हमशीरा की सोच, मफाद और अप्रोच मुख्तलिफ है। उनकी अहलिया की सोच, मिजाज और मफाद मुख्तलिफ है। फिर आप उनकी पार्टी के अंदर देख लें तो पार्टी के अंदर जो पार्टी की फॉर्मल लीडरशिप है वो एक अलग जानिब है, वकला बरादरी एक अलग जानिब है, और उनकी फैन फॉलोइंग अलग है, और चीफ मिनिस्टर केपी के अलग हैं। तो उनको तो 6 किस्म की इनपुट मिल रही है। तो आई फील सॉरी फॉर हिम एक्चुअली, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि उनकी के जो बुनियादी मामला है उनकी रहाई के हवाले से, या डायलॉग करना है नहीं करना, या हमने या उन्होंने कोई फोर्स बनानी है, इसके ऊपर पार्टी में कोई कंसेंसस नहीं है। ये तो वाजे हो रहा है इन 6 किस्म की जितने मुंह उतनी बातों के मिसदाक। और बिल्कुल फ्रेगमेंटेड और मुंतशिर नजर आ रही है पार्टी में फैसला साजी। एक जानिब देखें 3 एक्सट्रीम्स हैं। एक बिल्कुल सॉफ्ट साइड पे एक्सट्रीम है कि हुकूमत के साथ चलना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। दूसरा एक ऑपोजिट एक्सट्रीम ये है कि जनाब हम तो फोर्स बना रहे हैं। भैया अब एक सियासी पार्टी क्या एक नॉन स्टेट एक्टर बनाने लगी है, कोई मिलिटेंट विंग बनाने जा रहे हैं ये लोग? ये क्या करना? एक सोच ये है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात है। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि पार्टी में एक सोच, एक नजरिए और एक संजीदा इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग के निजाम का फुकदान है, जो कि मैं समझता हूं इन बातों से सामने आया है। उमर चीमा साहब, अगर आप ब्रीफली बिल्कुल रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि आपकी राना साहब के बयान की तशरीह बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं इस हद तक एग्री करता हूं कि अगर उसको कंटेक्स्ट में देखा जाए, अगर सिर्फ यही कंटेक्स्ट है तो फिर तो इसका मतलब मुख्तलिफ निकलता है। लेकिन राना साहब इससे पहले भी बात कर चुके हैं। राना साहब जो है वो ओवरऑल इमरान खान जिस अंदाज में जेल काट रहे हैं वो इस बात के मोतरफ हैं। अगले दिन भी मैं उनका कोई इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बहादुरी के साथ वो जेल काटेंगे, और उन्होंने काटी है। दूसरा ये है कि इसका पहले भी वो जिक्र कर चुके हैं, ये मोहसिन नकवी साहब के रेफरेंस के बगैर भी, कि हम जो है यानी कि उनके साथ मुज़ाकरा चाहते हैं लेकिन वो नहीं मान रहे। तो मेरा ख्याल है कि इनका एक स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। ये अपना केस खुद ही यानी कि एक बड़ा
एक शिकस्त खुर्दा अंदाज में कंटेस्ट कर रहे हैं कि दूसरा बंदा आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है, आप जो है बजाते खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो इससे आपकी कमजोरी यहाँ होती है, इसके अलावा कुछ यहाँ नहीं होता। जहां तक बात है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है या गवर्नमेंट क्या चाहती है, इनमें जो एक गैप है वो वाज़े नजर आता है। यानी कि इनकी एक आए दिन जो एक अबहाम आता है, मुख्तलिफ साइड से जो खबरें आती हैं, एक कोई पहले आती है कि एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरा चाह रही है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। अब यह है कि ये जब अबहाम आता है तो इसका किसको फायदा होता है? क्या गवर्नमेंट को फायदा होता है या कि जो इमरान खान है उनको फायदा होता है? तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल इसका बात का इमरान खान को फायदा होता है कि ये सब लोग जो हैं ऐसे है कि जैसे को मिन्नतें कर रहे हैं और इमरान खान की बात सुनने को तैयार नहीं। हो सकता है कि हकायक इससे मुख्तलिफ हों, लेकिन इनकी अपनी मिसकैलकुलेशन की वजह से तासर अल्टीमेटली यही जाता है। ओके अलीना, जी महमल, बिल्कुल मुख्तसर। अच्छा जी, मैं इसको ज़रा एक और जाविये से देखती हूँ लीना। हमने देखा कि जब पीटीआई की हुकूमत भी थी तब भी, हालांकि जो उस वक्त अपोजिशन थी वो जेलों में थी, उनकी लीडरशिप जेल में थी, उस वक्त भी नून लीग और पीपल्स पार्टी जो बात करते थे वो यही था, शहबाज शरीफ साहब खुद कहते थे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात कर ले, साथ बैठ कर बात कर ले। मेरे ख्याल में ये कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं। हमने पीडीएम की पहली हुकूमत के अंदर भी ये देखा, उन्होंने बार बार पीटीआई को जो है मुज़ाकरात की टेबल पर बुलाया, बैठे भी जब इलेक्शन की डेट्स और इस तरह की चीज़ें, और जब से हुकूमत दोबारा आई है 2024 के बाद, तब से भी ये कह रहे हैं। और अब तो जिस तरह यहाँ पर बात भी हुई है कि स्ट्रेंथ नहीं है अब नंबर्स में, स्ट्रीट मूवमेंट में, तो वो वाला प्रेशर तो अब हुकूमत पे है ही नहीं कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई हो सकती है या किसी तरीके से हुकूमत डिस्टेबलाइज हो सकती है। वैसे भी एक सेम पेज है फील्ड मार्शल और ये जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम और इस सब के बाद तो हुकूमत जो है वो इन चीज़ों में, आप कह लें कि उनको पीटीआई की पॉपुलैरिटी से भी अब उस तरह की कोई थ्रेट नहीं रहेगी। तो इसलिए ये जो राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं, हमने देखा खाली राना सनाउल्लाह नहीं है, नून लीग के अंदर कई इस तरह के सियासतदान हैं जो समझते हैं, जो मियां नवाज शरीफ के बाद ये रिपोर्ट्स भी आई कि वो गए और उन्होंने कहा कि देखें ये बिल्कुल ही जिस तरह जो पीटीआई के साथ हो रहा है ये गैर सियासी हो रहा है और ये नहीं सही हो रहा। हमें हम उनको इस तरीके से नहीं एक सियासी जमात को ट्रीट हमें करना चाहिए। हम लोग भी सियासत करते हैं, तो हमारे साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, तो इसको आप इसको ये मुझे लगता है कि वो बेसिक जी वो ये समझते हैं कि सियासी डायलॉग के बगैर कोई रास्ता नहीं निकलता, और फिर सियासतदानों के पास भी जो एक सिविलियन स्पेस है वो श्रिंक करती जा रही है ना लीना। हमने तो ये देखा है, अब तो बहुत कम रह गई है। वो ये चाहते हैं कि हाइब्रिड निजाम के अंदर भी पीटीआई के लिए भी एक स्पेस और अगले इलेक्शन में कंट्रोवर्सी ना हो। मदद साहब बिल्कुल, अगर एक लाइन की इजाजत दें। जी जी मदद साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए बाकी चीजें सब छोड़ दें, जो गवर्नमेंट का वो मसला ये है कि उनके जो मुकदमात हैं वो क्यों नहीं चलाए जा रहे, उसमें क्या रुकावट है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें फिर होता यही है कि एक जो सिंपैथी वेव है वो बढ़ती है। ये सारी चीजें जब आप पाबंदी लगाएंगे, मुलाकातों पर पाबंदी लगाएंगे, उनके पास डॉक्टर को नहीं मिल देंगे, ये सारी चीजें फिर अल्टीमेटली उनको चाहे मूवमेंट ना चल रही हो, लेकिन क्या गवर्नमेंट पॉपुलर हो रही है? क्या गवर्नमेंट अपने इक़दाम से मुस्लिम लीग पंजाब में पॉपुलर हो रही है? जाके मालूम कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं इस चीज को एक चीज हाइब्रिड का मसला है, बट एक चीज ना, एट द एंड ऑफ द डे आप अगर गवर्नमेंट पॉपुलर ना पॉपुलर होने की बात करें, वो तो हुकूमत में बैठे हैं, उनके पास तो लूज करने को कुछ है ही नहीं ना इस वक्त। तो जो कर रहे हैं और जिनको कोई अपने लिए जगह बनानी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान है, तो जाहिर बात है उनको ही देखना पड़ेगा कि उनको कहाँ से अपनी स्पेस किस हिकमत अमली से निकालनी है। इसलिए कि इस वक्त पंजाब में और विफाक में उनकी हुकूमत है, पार्टी कहीं नहीं है। जाके उन लोगों पार्टी के लीडर से बात करें, आपको कि जमीन पर पार्टी नहीं है। आई एम गोना प्ले द डेविल्स एडवोकेट है, और वैसे जमीनी हकायक भी यही है, इसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर आप बैठते भी हैं तो सर इस वक्त अल्टरनेटिव आपको मौजूदा हुकूमत के अलावा कुछ नजर भी नहीं आता है, राइट? इसी वजह से इतना बड़ा खला भी पैदा हुआ है, पॉपुलर हो या अनपॉपुलर हो। पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन कराए ना, क्यों नहीं करा रहे? पता चल जाएगा। हो सकता है कि मुस्लिम लीग गेन कर जाए, लेकिन अगर आप इलेक्शन प्रोसेस ही नहीं चला रहे, आप लीगल प्रोसेस नहीं चला रहे, आप मीडिया पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो फिर ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मोहम्मद अली साहब चलाते रहे आप। नहीं, मैं तो समझता हूं कि मेरी जो इतलात भी हैं
उसके तहत जो हुकूमत है और रियासत है उसमें इस वक्त डायलॉग की बिल्कुल कोई ख्वाहिश नहीं पाई जाती। और उसकी सिंपल वजह ये है कि जनाब देखें, अगर इनको कोई रिलीफ मिलता है तो किसका नुकसान होगा? हुकूमत का नुकसान होगा। तो हुकूमत को क्या इंसेंटिव है कि वो इनको रिलीफ दे और ये बाहर आके जो है इनके लिए मसाइल में इजाफा कर दें। दूसरी जानिब आई थिंक रियासती इदारों को भी ये सूट करता है कि भाई ये सियासत जो है सियासतदानों का काम है, इनको डील करने दें आप। हमसे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बल्कि इस चीज के ऊपर भी इख्तिलाफ राय नहीं, इस चीज़ के ऊपर भी बताया जा रहा है कि आया इस वक्त हुकूमत में ये इफ़हाम व तफ़हीम की सोच पाई जाती है या नहीं पाई जाती। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है, ख़ासकर ये जो इमरान रिहाई फोर्स बनी है, इससे मुतल्लिक तो हमारा पैनल क्लियर है, वो समझते हैं अच्छा मूव नहीं है और मिस गाइडेंस से मुतल्लिक थोड़ा सा इबहम पाया जा रहा है या इख्तिलाफ राय पाया जा रहा है हमारे पैनल के दरमियान। तो इस डिबेट को यहीं पे क्लोज़ करते हैं फ़िलहाल। आप अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर कीजिएगा। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे आपके सवालों के साथ। वेलकम बैक। एक बड़ी अहम रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन की आई है। पंजाब पुलिस में एनकाउंटर्स और मावराए अदालत कत्ल, पुलिस की कस्टडी में मौजूद जो अफराद होते हैं उनके कत्ल से मुतल्लिक ह्यूमन राइट्स कमीशन की इस रिपोर्ट के बारे में महमल से सवाल हुआ है। महमल, आपसे तो ये पूछा गया है कि कई बार शहरियों की गैर कानूनी हलाकतें इस रिपोर्ट के नतीजे में जो निशानदही हुई, आप इस रिपोर्ट को कैसे देखती हैं? बहरहाल अभी जो रिपोर्ट हम गो थ्रू कर रहे थे उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी निशानदही हुई है। अलीना देखें जी, ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जिनको यहाँ पर इनकाउंटर कहा जाता है, ये आज से नहीं चल रहे। ये हमने देखा है कि माजी के अंदर भी, और ख़ास तौर पे जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस वाले हैं, इनके बारे में बड़ा मशहूर है। और ये पंजाब के अंदर तो शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर भी इनकाउंटर किलिंग बहुत ज़्यादा थी। हमने ये सिंध वगैरह बाकी भी सूबों के अंदर ये चीज़ देखी है। लेकिन ये जो CCD है, मतलब अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ बने हुए, और HRCP की अगर आप 8 महीने की रिपोर्ट देखें तो उसमें तकरीबन 900 से ज़ायद यानी ऑलमोस्ट 1000 लोगों की जो है वो डेथ के बारे में बताया गया कि उनके इनकाउंटर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं। लीना, ये कोई छोटी बात नहीं है। बेसिकली ये है कि एक ऐसा इदारा बन गया है कि जो समझता है कि वो आइन और कानून से बालातर है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, प्रोसिक्यूशन जो है वो की नहीं जा रही। अगर क्रिमिनल्स हैं तो इनका एक प्रॉपर ट्रायल तो होना चाहिए, ट्रायल का हक तो सबको है। और उसके बगैर एक ही, जिस तरह उन्होंने बताया अभी के प्रेस रिलीज के अंदर, एक ही स्टोरी आती है कि उन्होंने फायरिंग कर दी, उसके बाद सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने आगे से कर दी, तो फिर जी वो जो है अगले इनकाउंटर में इतने ज्यादा लोग जो है वो मर गए। ये कैसे हो सकता है? और खाली ये इनकाउंटर्स नहीं है लीना, आप देखें कि हैरेसर्स, सेक्सुअल हैरेसर्स, रेपिस्ट और जो इस तरह के लोग हैं उनके बारे में भी एक आपने देखा होगा, एक ट्रेंड है कि नेफे में पिस्तौल चल गई। यानी कि हर हैरेसर या हर रेपिस्ट, जो भी इस तरह का क्रिमिनल है, वो पिस्तौल जो है वो शलवार में या अपनी पैंट में लेकर फिर रहा होता है, और जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसकी चल जाती है। तो ये भी ये दिखाता है कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो बेसिकली कोई कवानीन नहीं फॉलो करना चाहते, वो कोई केस नहीं बनाना चाहते, वो जो ये क्विक जस्टिस तो मैं इससे खैर नहीं कहूंगी क्योंकि ये इनजस्टिस है। और अनफॉर्चुनेटली अलीना, आपने देखा होगा कि हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर CCD और ये एनकाउंटर किलिंग और ये जो नेफे में पिस्तौल चलते हैं, इसकी बड़ी सपोर्ट है। मैं तो हैरान होगी अपने इर्द गिर्द के लोगों से, हमारे अपने फ्रेंड सर्कल में पढ़े लिखे लोग, फैमिली के अंदर, उनसे जब बात करें तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कर रहे, ऐसे ही होना चाहिए। वैसे वो लोग कानून की, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। आप शहजाद इकबाल ने इसके ऊपर शोज किए थे, आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे उनके कमेंट नीचे पड़े कि आपको क्या मसला है अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं। ये सोच भी बड़ी मनफी है। तो मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे अथॉरिटीज की, सोसाइटी की जो भी सोच हो सकता है मॉब लिंचिंग और ये सब उनकी हो सोच, लेकिन यहाँ पर अथॉरिटीज शुड मेक श्योर, गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि इस तरह के कोई इदारे ना हो कि जो कानून से बालातर होकर इस तरह के घिनौने क्राइम्स कर रहे हैं। ये क्राइम है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, और इसकी अकाउंटेबिलिटी होना लाजमी। ये बड़ा हम आपने अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट उठाया है। इस रिपोर्ट भी निशानदेही की गई है कि CCD तो जो कर रहा है मावराए अदालत कत्ल या इनकाउंटर्स के ज़रिए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, लेकिन वो इदारे जिनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था, यानी FIA की यहाँ पर निशानदेही की है, जो हर इस तरह की कस्टोडियल जो डेथ होती है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि ये प्रोसीजर भी फॉलो नहीं हुआ, सिर्फ इक्का दुक्का केसेस में नज़र आया, वो भी
कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। तो रिकमेंडेशंस दी गई हैं जी बहुत सारी। इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और जो कसूरवार हैं उनकी भी निशानदेही की जाए और पूरे सिस्टम को ठीक किया जाए। थैंक यू सो मच महमल। मज़े साहब, आपसे क्रिकेट से मुतल्लिक सवाल पूछा जा रहा है। शादाब खान कहते हैं कि साबिक क्रिकेटर्स लेजेंड ज़रूर हैं मगर उन्होंने वर्ल्ड कप में भारत को नहीं हराया जैसा हमने 2021 में किया। आपकी राय इस बयान के ऊपर? देखिए, हमारे यहाँ इस वक्त तो क्रिकेट से ज्यादा बड़ा क्राइसिस हॉकी का चल आ गया है सामने, और हॉकी के क्राइसिस में भी जो है मोहसिन नकवी साहब इन्वॉल्व हो गए हैं और उन्होंने प्लेयर से अभी मुलाकात भी की है। हम अपने कौमी खेल को जिस तरह रुस्वा कर रहे हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं तो बहुत हॉकी के सारे प्लेयर्स को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, बहुत बुरी हालत है उसमें। क्रिकेट के अगेंस्ट शादाब खान, शाहीन आफरीदी, बाबर जमा, आजम, पिछले 1-1.5 साल में इनको इस कंपटीशन में होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी रही नहीं। हमारे यहाँ आप पता नहीं साउथ अफ्रीका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, दूसरी टीमें ले लें, जो टॉप फॉर्म में भी प्लेयर्स होते हैं उनको भी साइडलाइन कर दिया जाता है। ये तो इनकी तो फॉर्म पूरी चैंपियनशिप, आप पूरे टूर्नामेंट में अपने आप को डिसग्रेस कर देते हैं इस तरह के लोगों को लेकर, और फिर जस्टिफाइड करते हैं। अब शादाब खान पहले अपनी परफॉर्मेंस की तो बात करें ना, बाकी क्रिटिसिज्म को छोड़ें कि फॉर्मर क्रिकेटर वो फॉर्मर हो गए, आप प्रेजेंट प्लेयर हैं। आप एक जमाने में आपके बारे में कहा जाता था कि आप मैच विनर हैं, अब आप मैच लूजर बनते जा रहे हैं। शाहीन आफरीदी जो आदमी आखिरी ओवर में जो है वो 17-17, 18-18 रन दे दे, उनको इस टीम का हिस्सा इस वक्त होना ही नहीं चाहिए था। आप नए लड़कों को ट्राई करें, नए लड़कों को लेकर ज्यादा लगती है ये बयान, या आपको ऐसा लगता है ऐसे ही बस? नहीं, ये बयान देने की जरूरत क्या थी? आप अभी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, अभी आधा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है इस मौके पे, और कोई आपकी पूरे टूर्नामेंट कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी क्यों क्रिटिसाइज किया जाएगा? आप अपनी परफॉर्मेंस से अपने क्रिटिक्स को खामोश करते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस से साबित करते हैं कि आपकी टीम में जगह बनती है। ये एक जो जूनियर टीम है उसके खिलाफ 3 विकेट लेने से देखा भी ना मज़े साहब अमली तौर पर कि कितना डिस्ग्रेसफुल था कि जब बैटिंग के लिए आए और कम्स 1 डाउन बट नहीं आए, इतने देर तक नहीं आए, एंड देन ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी वाज आल्सो मेड टू सिट डाउन। अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। इतने मसले जिस तरह आपने कहा सिस्टमिक रॉट है, इसको सही करना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है इस नोट के ऊपर, उसके बाद वापस आते हैं और फिर उमर चीमा साहब और मोहम्मद अली साहब से बात करते हैं। वेलकम बैक। उमर चीमा साहब, आपसे सवाल हो रहा है, पंजाब में एक तैयारा ख़रीदा गया है, बड़ा महंगा 10 अरब रुपए लागत से तैयारा ख़रीदा गया है, जिसके बारे में मुतज़ाद इत्तलात हैं। कुछ ख़बरें ये हैं कि वो मरीम नवाज़ के लिए ख़रीदा गया है, लेकिन फिर अज़मा बुखारी आई, उन्होंने कहा कि जो पंजाब एयरलाइंस एक इस्टेब्लिश करना चाहती है अपनी, उसकी फ़्लीट के लिए सारे इक़दाम हो रहे हैं। ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया, कहा आने वाले दिनों में शायद इससे ज़रा डिस्क्लोजर हो। तनकीद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अलीना, ये जो जिस तैयारी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल हो सकता है कि आर्मी चीफ का इस तरह का तैयारा हो या प्राइम मिनिस्टर का इस तरह का तैयारा हो। ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि ये कोई कमर्शियल एयरलाइन चला रहे हैं और उसकी फ्लीट के लिए ये तैयारी रख रहे हैं। अगर उसके लिए रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई एक वीआईपी किस्म की कोई एक कमर्शियल इनकी कोई फ्लाइट होगी कि जिसमें दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं, हुक्मरान हैं, कोई बिलियनर्स हैं, ये उनके लिए ये कोई फ्लाइट ये कोई अपनी फ्लीट तैयार कर रहे हैं। ये कोई पाकिस्तान के लिए तो मुझे नजर नहीं आती। उस बुनियाद पे मैं ये भी हर्ज करता हूँ कि ये जो उनकी तरफ से ये एक बयान आ रहा है कि ये उस फ्लीट का हिस्सा है, ये सरासर बेबुनियाद है। ये आप कोई भी शख्स इसको गूगल करके देख ले कि ये जो गल्फ स्ट्रीम जिसकी G500 की बात कर रहे हैं, क्या ये कोई एज अ कमर्शियल एयरलाइन किसी जगह पे इस्तेमाल होता है? हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कोई एक चार्टर्ड प्लेन के तौर पे, वही जो बात मैं पहले भी कर रहा हूँ कि कोई बिलियनर्स हैं, अगर किसी को जरूरत है तो वो उस त्यारे में जा सकते हैं। इस तरह का त्यारा ये कोई पंजाब एयरलाइन का हिस्सा नहीं हो सकता। पहली बात तो इनको पंजाब एयरलाइन की भी जरूरत नहीं है। आपने एक स्टेट कारपोरेशन थी आपकी एयरलाइन, उससे आपने मुश्किल से जान छुड़ाई है। अब आप पंजाब लेवल पे कौन से उधर से कोई कॉम्पिटेंट लोग ले आए? पूरी दुनिया में किसी जगह पे इस तरह नहीं है कि कोई हुकूमतें एयरलाइन चला रही हूँ।
इन्होंने वो काम शुरू किया हुआ है और ऊपर से ये नई कंट्रोवर्सी शुरू की है। ये डेफिनेटली ये मरियम नवाज के लिए होगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये फ्लीट का हिस्सा नहीं हो सकता, अच्छा। ये कमर्शियल परवाज के तौर पे नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है कि उन्हें भी, जो अजमा बहारी हैं, उन्हें भी अपने हकाइक पहले चेक करने चाहिए। आगे वो उन्होंने बयान तो दे दिया है, लेकिन अभी जाके वो चेक कर लें, देख लें कि ये वाकई कभी किसी कोई एज अ कमर्शियल फ्लाइट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो नहीं होता। ठीक। तो इन्हें अपने हकाइक दुरुस्त करने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी जो एक टेंशन ओके। डाइवर्ट करने के लिए कि मरियम की तरफ बाज है, उन्होंने दूसरी तरफ उसको ले गई। अच्छा, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। मोहम्मद अली साहब जा रहे हैं बड़े अहम इशू से मुतल्लिक। इंटरनेशनल अरीना में इस वक्त बड़ी तशवीश पाई जाती है क्योंकि ट्रंप ने ईरान में फ़ौजी कार्रवाई की न सिर्फ धमकी दी है बल्कि CNN और CBS तो रिपोर्ट ये भी कर रहा है कि गुज़श्ता रोज़ जो मीटिंग हुई है उसमें जो इस हफ्ते ही यानी इस वीकेंड के अंदर ही कोई ना कोई एक्शन हो सकता है, इस तक की भी पूरे के पूरे प्लान्स पेश कर दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनसे मुतल्लिक क्या कोई ऐसी हौसला अफजा पेशरफ्त नहीं हुई और क्या इसका खदशा बढ़ता जा रहा है कि ये मामला किसी अस्करी रुख इख्तियार करे? जी अलीना, मैं बिल्कुल, ये बहुत आलमी अमन के लिए एक बहुत ही एक नाजुक मोड़ पे इस वक्त हम खड़े हैं। और 2003 के बाद जो इराक की जंग हुई थी, उसके 23 साल के बाद ये सबसे बड़े पैमाने पे अमेरिका की मिलिट्री मोबिलाइजेशन इस वक्त चल रही है। और मैं आपको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की बेसिस पे बता रहा हूँ कि जितने बड़े पैमाने पे हथियार जो हैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव इस वक्त मिडल ईस्ट में अमेरिका डिप्लॉय कर रहा है, चाहे वो जापान से, अमेरिका से, जर्मनी से, बरतानिया से, हजारों मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं। जितना बड़ा 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स जो हैं मौजूद हैं, न्यूक्लियर आर्म सबमरीन्स मौजूद हैं, और इवन जो मशरिक वुस्ता में अमरीकी बेसेस हैं तकरीबन 19 से 20, वहां पे भी जो ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं जो कि इस हिकमत अमली को जाहिर करते हैं कि मुमकिना ईरानी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ दिफा के लिए वो इस्तेमाल होंगे। तो बहुत जामिया अंदाज में ये तैयारी की जा रही है। और तकरीबन कोई 150 से ज्यादा मिलिट्री फ्लाइट्स जो हैं वो पिछले चंद दिनों में मिडिल ईस्ट अमेरिका से आई हैं। अच्छा, एक जानिब ये है, और चूंकि ईरान इन तमाम सिचुएशन को बहुत संजीदगी से देख रहा है, तो उसने भी इन मुज़ाकरात में किसी हद तक नरमी दिखाने की कोशिश की है कि न्यूक्लियर मामलात के ऊपर कुछ मुज़ाकरात हो जाएं। लेकिन चूंकि इस वक्त जो माजी के मुकाबले में अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिर्फ एटमी प्रोग्राम तक ईरान के महदूद नहीं है, बल्कि वो कंप्लीट गारंटी चाहते हैं कि जनाब फ्यूचर में कोई इनकी एनरिचमेंट जो है IAEA के अंडर भी ईरान में ना हो बल्कि कहीं और हो। और दूसरा ये कि जनाब वो अपना मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म कर दें और जो दीगर मुताहरिब तंजीमें हैं उनकी पुष्पनाही भी बंद कर दें, जो मैं समझता हूं कि ईरान के लिए सियासी और नजरियाती एतबार से भी मुश्किल है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त ये खित्ता जंग के दहाने पे खड़ा है। और अमेरिका में जो इस वक्त आखिरी बात आपको बताता चलूं, जो फैसला साज हलकों में डिबेट जारी है वो यही है कि ये जंग जो है चंद दिनों तक नहीं बल्कि कई हफ्तों तक तवील जंग जारी रह सकती है। और इसराइल में भी इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारियां की जा रही हैं। और ये सोच पाई जाती है कि असल में अगर उनकी नजरियाती, सियासी और फौजी क़यादत को निशाना बनाया गया तो मुस्तकबिल का लाहे अमल अमेरिका क्या देखता है? क्या पासदाराने इनकलाब जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं मौजूदा सियासी निजाम को, या फिर कोई पर्शियन नेशनलिज्म को आगे लाया जाए? तो इस वक्त गुफ्तगू इस नौइयत पे वाशिंगटन में हो रही है। ठीक है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल गो कि हम चाहते थे मजीद इसमें डाइवर्ज करें, लेकिन आज के लिए इतना ही। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।